सुप्रभात बिहार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार में एनडीए ने भले ही ये ऐलान कर दिया है कि 2020 में उनके मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन विधानसभा में मंत्री प्रेम कुमार को भावी मुख्यमंत्री बताकर विरोधियों ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी नूरा कुश्ती जारी है। आरजेडी ने मंगलवार को सदन में नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर एक बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी के प्रेम कुमार को भावी मुख्यमंत्री बताकर आरजेडी ने एनडीए के भीतर हलचल मचा दी है। साथ ही मंत्री प्रेम कुमार के मन में भी लड्डू फूटने लगा है। बेहतर है गरीब है, अति पिछड़ी जाति के हैं वो तो बेहतर हो सकता है ना। हम लोग गरीब को मानते हैं, हम लोग कमजोर वर्ग को मानते हैं, तो नीतीश कुमार से बेहतर तो जरूर है। अब भाजपा में सबसे बेहतर है। तो हम लोग तो पार्टी के फैसले पर चलते हैं जाकर, पार्टी का जो निर्णय होता है उसको मान के चलते हैं जाकर। मैं तो कह रहा हूँ पार्टी का जो भी फैसला होता है उसके तहत मैं चलता हूँ। हमारा मन तो बस पार्टी के फैसले के मुताबिक मैं चलता हूँ। आरजेडी के इस दांव पर प्रेम कुमार कुछ पल मुस्कुराते हुए भी नजर आए। हालांकि बीजेपी विरोधियों के इस चाल को समझ गई है। कोई भी कहीं भी किसी भी पद पर जा सकता है, कोई भी सपना साकार हो सकता है, लेकिन आरजेडी में वो मुख्यमंत्री का पद रिजर्व किए हुए हैं। आरजेडी के इस दांव से विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा ये कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रेम कुमार का मुख्यमंत्री प्रेम एक बार फिर से जग जाहिर हो गया, जो एनडीए की सेहत के लिए शायद ठीक नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो विपक्ष की ये मांग एनडीए की सेहत पर कितना असर डालती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और बिहार में एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों जातीय मतगणना के जनगणना के पक्ष में रहे हैं और विधानसभा में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास होने के बाद दोनों गठबंधन इसका श्रेय लेने में भी जुटे हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बिहार में करीब 250 जातियों में 200 जातियां ऐसी हैं जिन्हें किसी भी सदन का प्रतिनिधित्व आज तक नहीं मिल पाया है। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2021 की जनगणना के पहले नीतीश सरकार ने जाति आधार पर जनगणना करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर दिया है। आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन भी किया है। दरअसल बिहार की सियासत में पिछड़ी जातियों का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार में भले ही 250 जातियां हो, लेकिन 10 से 12 जातियां ही सियासत में सक्रिय हैं। इसे लेकर विरोधी सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जो सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करते हैं, जो लोग पिछड़ों की बात करते हैं, वो आखिर अब तक उनको भागीदारी क्यों नहीं दे पाए हैं? न विधानमंडल में उनको भागीदारी दी जाती है, न सरकार में दी जाती है। लोकसभा में तो हम लोग का तो लक्ष्य ही है, जो गरीब पीछे जो अंतिम पायदान पे लोग बैठे हुए हैं उसको आवाज़ देना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच यहाँ नहीं है, जो अंतिम पायदान के लोग हैं उसको आवाज देने के लिए जातिगत जनगणना लागू करना जरूरी है। वैसे सत्ताधारी दल के नेता जातीय जनगणना की वकालत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक मामलों के जानकार की माने तो पिछड़ी जातियों को सदन में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के लिए एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो उसकी वकालत कर रहे हैं, मेरी समझ से तो ये समाज को तोड़ने वाली बात है। समाज को जोड़ना होता तो जाति की बात ही नहीं करते, समझे ना। लेकिन अब क्यों वैसा लोग उठा रहे हैं, ये तो जो उसके वकालत कर रहे हैं उनसे पूछिए, वो बताएंगे। 200 के आसपास छोटी छोटी जातियां हैं, वो आज तक वो सदन का मुंह नहीं देख पाई। तो जब तक विकास नहीं उन तक पहुंचेगा तो वो उनको प्रतिनिधित्व कैसे पहुंचेगा? जब वो सदन में आएंगे, सदन में अपनी बात को रखेंगे, अपने समाज के बारे में बोलेंगे, तो वो निश्चित तौर पर वो मेन एक्सट्रीम से वो लोग जुड़ेंगे। बहरहाल नेता चाहे जो कहे, लेकिन सियासी दलों के स्टैंड से ये साफ हो गया है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कास्ट फैक्टर एक बार फिर से मुद्दा बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो हमेशा की तरह बिहार में सियासत जाति से ऊपर उठती नजर नहीं आ रही है।
बहरहाल बिहार की राजनीति का वो चेहरा जो राजनीति की मुख्य धारा से भले ही दूर हो गया हो, लेकिन राजनीति और राजनीतिक दांव पेच का उसे मादा हासिल है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अगर लालू प्रसाद सलाखों से बाहर आते हैं तो बेशक राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। हम पुनः ईश्वर से कामना करते हैं कि कम से कम गरीब गुरबा के दलितों को हक के लिए कम से कम उनको बाहर आना चाहिए। ये प्रार्थना सिर्फ एक विधायक की नहीं है, बल्कि आरजेडी का पूरा कुनबा भगवान से यही विनती कर रहा है कि चुनाव से पहले लालू प्रसाद जेल से बाहर आ जाए। जानकार भी मानते हैं कि लालू प्रसाद राजनीति का वो करिश्माई चेहरा है जो जेल की सलाखों से बाहर आने के बाद अलग सियासी गुल खिला सकता है। लालू प्रसाद यादव का जेल से बाहर आना ही, वहां सिर्फ बैठना ही, ये बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करेगा आरजेडी में, और आरजेडी के साथ साथ महागठबंधन में भी। पार्टी को मैं समझता हूं कि जितना फायदा होगा उससे ज्यादा फायदा बिहार के दबे कुचले पिछड़ों को होगा। चारा घोटाले के कई मामलों में लालू जेल में बंद है। लालू ने बीमारी का हवाला देकर जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं बीजेपी का कहना है कि लालू जेल में रहे या बाहर, एनडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, लालू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जेल में रहे या जेल से बाहर रहे। जेल में रह कर करके भी लालू यादव अपना रणनीति बनाते रहते हैं। विरोधी भले ही लालू को कोई खास तवज्जो ना दे रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि लालू की वापसी उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। तो आरजेडी का एक नेता ये उम्मीद जरूर कर रहा है कि लालू प्रसाद शायद चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। इधर मुजफ्फरपुर से खबर, जहां सैकड़ों परिवार थर्मल के दूषित पानी में घुले हुए पदार्थ को छानकर अपना परिवार चला रहा है, लेकिन नारकीय हालात में काम करने के बाद भी इन्हें काफी कम मजदूरी मिलती है। साथ ही कई तरह की बीमारियां होने की आशंका भी बनी रहती है। मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर से निकलने वाली दूषित पानी इलाके के लिए समस्या बनी हुई है, लेकिन इन दूषित पानी के बीच जाकर सैकड़ों परिवार अपनी जीविका भी चला रहे हैं। नाव के सहारे दलदल में जाकर दूषित पानी में तैर रहे सफेद और ग्रे रंग के पदार्थ को ये लोग कपड़े की मदद से छानते हैं और उसे 5 से 8 रुपए किलो की दर से बेच देते हैं। इससे कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन पेट की खातिर ये मजदूर हर दिन 8 से 10 घंटे तक सीन सफेयर निकालने में व्यस्त रहते हैं। किलो के भाव से 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, मतलब ऐसे मिलता है हम लोग का। बस यही रोजी रोटी हो जा रहा है। रोजी रोटी वही 100-200 रुपया हो जा रहा है पर डे। इसी में तो प्रॉब्लम है, जो शरीर खराब हो जाता है ये छनते छनते। हाथ गोड़ में पूरे छाई बैठ जाता है, छाई हाली छूटता है नहीं, आँख में पड़ता है, आँख खराब हो जाता है। दरअसल थर्मल से निकलने वाले सीनो सफेयर की सीमेंट और पेंट उद्योग में बड़े पैमाने पर मांग है, लेकिन स्वास्थ्य को काफी खतरा है। ये उसको एक तो स्किन डिजीज हो सकता है, बल्कि उसके इलाके में हो भी सकता है, जानने की ज़रूरत है। और उसका साइड इफ़ेक्ट एग्रीकल्चर पड़ता है, लेकिन एग्रीकल्चर से आदमी का हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। सिलिका के लिए ग्लास का जो इंडस्ट्री है वो भी यूज करती है, कुछ हद तक पेंट इंडस्ट्री भी यूज करता होगा, तो मे भी कि इसके कारण वो लोग कलेक्ट करते होंगे और उसको बेचने जाते होंगे। अभी तकरीबन 20 ऐसे परिवार मिले जो पिछले 5 माह से ये काम कर रहे हैं। हालांकि इनको ये पता नहीं है कि इनके द्वारा निकाली गई राख आखिर कहाँ जा रही है, लेकिन फिलहाल रोजी रोटी का जरिया इन परिवारों का यह राख ही बना हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, कांटी, मुजफ्फरपुर। पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, वही यहां पर लोग कर रहे हैं। उधर मधुबनी में इन दिनों पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का काम जोर शोर से चल रहा है, लेकिन यहां सैकड़ों किसान नहर निर्माण के लिए ली गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं।
मधुबनी को बाढ़ और सुखाड़ से निजात दिलाने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का काम तेजी से जारी है, लेकिन कई इलाकों में नहर के लिए किसानों से ली गई जमीन के बदले मुआवजे का भुगतान न होने का भी आरोप लग रहा है। ताजा मामला पंडौल प्रखंड के शुभंकरपुर का है, जहां आज तक किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिली। हम लोगों को नहर की अपेक्षा हमसे पहले जो पेमेंट हुआ वो 42,000 रुपये इकट्ठा हुआ। हम लोगों को 19,000 रुपये इकट्ठा 10 में दिया नोटिस, जिसके आधार पर अगेंस्ट में हम लोग चले गए कोर्ट में, जो मामला अभी तक लंबित है। डीएम के पास चला गया, अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, अभी तक आश्वासन देते रहे। अभी फसल लगा हुआ खेत में है, बाय फोर्स नहर को खोद दिए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो जल्द ही किसानों को मुआवजे की राशि दे दी जाएगी, साथ ही फसलों की क्षतिपूर्ति का भी भुगतान किया जाएगा। हम लोग का यही उद्देश्य है कि जो किसान भाई को पैसा जो प्राधिकार में है वो तत्काल 1 हफ्ते में पूरा मिल जाए, ये एफिडेविट करके दे रहे हैं। जल्द से जल्द इनको पैसा मिल जाए, इनका खाता में आ जाए, खाता के माध्यम से भुगतान होगा। तो उसमें तो ये कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक इनका भाई फसल लगा हुआ है तो उसके लिए हम कोशिश में है कि 4 से 5 दिन में इनका भुगतान कर दें। आपको बता दें कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से न सिर्फ मधुबनी बल्कि दरभंगा के किसानों को भी फायदा होगा। वहीं करीब 60 साल बाद इस प्रोजेक्ट पर काम होता देख इलाके में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से भी निदान मिलने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। ऐसे कैसे पढ़ेंगे बच्चे, हम ये क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। बेगूसराय की खबर है, जहां शिक्षा का हाल बेहाल है। यहां दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हैं। इन स्कूलों में छात्र शिक्षक सभी दहशत के साए में पठन पाठन को मजबूर है। ये नजारा है बेगूसराय के सिहेमा हाई स्कूल का। यहाँ बच्चे जन हथेली पर रखकर पढ़ाई करते हैं। छत का प्लास्टर आए दिन टूटकर गिरता रहता है, जिससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। इसे लेकर स्कूल के शिक्षकों ने कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। से बहुत यह खंडा टाइप का हो गया है। यहाँ बहुत तरह के टुकड़े टुकड़े गिरते हैं छत से। जब हम पढ़ने के लिए घर से आते हैं तो गार्जियन भी मना करते हैं कि मत जाओ, स्कूल कभी भी गिर सकता है। टूटा हुआ है, इसलिए हम सबको डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। छत है सब टूटा हुआ है, झरझरा कर गिरता है। सारे हाई स्कूल क्या कहते हैं जर्जर बिहार में। तो हम लोग क्या कहते हैं पढ़ाते कम हैं, हर समय ध्यान रहता है छत पर कि किस समय क्या कहते हैं छत गिर जाएगा, किस समय छत गिर जाएगा। इस कारण से सारे टीचर यहाँ सशंकित थे। स्कूल में शौचालय की भी समुचित व्यवस्था नहीं थी। बाद में रिफाइनरी की तरफ से शौचालय का निर्माण कराया गया। वहीं जिले के डीएम जल्द ही स्कूल के जीर्णोद्धार की बात कह रही है। अभी कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी बच्चे की जान जा सकती है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा हैं और फिर भी इसका हालत जर्जर है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग कई बार इसके लिए लिख भी चुके हैं पूरे बिहार राज्य के लिए, और धीरे धीरे उसमें आवंटन दिया जा रहा था संबंधित जिला को। तो हम समझते हैं कि अभी थोड़ी गति इसमें धीमे हो गई है, लेकिन जैसे जैसे राशि इसमें मिल रही है उसका निर्माण किया जा रहा है। वैसे सिहेमा हाई स्कूल महज एक बानगी है। बेगूसराय समेत राज्य भर में ऐसे कई स्कूल हैं जिनके या तो अपने भवन नहीं हैं या फिर कुछ स्कूलों के भवन हैं तो भी काफी जर्जर हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको जमुई के आंगनबाड़ी का हाल बताते हैं। जमुई में ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। कई केंद्र अभी भी संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ये नजारा है जमुई के आंगनबाड़ी केंद्रों का, जहां बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल होती है। लेकिन जब केंद्र ही संसाधन से अभाव से जूझ रहा हो तो वहां सुविधा किस तरह से मिलती होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ये गाछ तर पढ़ाते हैं, और शौचालय ना है, गैस नहीं है। गैस को सरकार उपलब्ध करा दे हम लोग के तो अच्छा है। और यहाँ पे टूटा फूटा बहुत बार हम लोग बोले, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दे रही हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पानी और शौचालय
पानी शौचालय है लेकिन वो भी यूज लायक नहीं है, टूटा फूटा है। वहीं उप विकास आयुक्त की माने तो मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही संपूर्ण स्वच्छता अभियान के जरिए इन केंद्रों पर शौचालय भी बनवाया जाएगा। ICDS भवन में शौचालय नहीं है, उसके लिए भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उन जगह पर प्रत्येक यूनिट के लिए 12,000 की राशि उपलब्ध करा दी गई है। वैसे तो इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर हर महीने लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और संसाधनों के अभाव में बच्चों और महिलाओं को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। और बात दंगल गर्ल्स की। औरंगाबाद की बेटियां अखाड़े में दांव पे सीखकर कुश्ती के क्षेत्र में दुनिया में परचम लहराना चाहती हैं, लेकिन सरकारी मदद के अभाव में वो कुछ खास नहीं कर पा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बेटियां किसी भी क्षेत्र में अब किसी से कम नहीं हैं। ये तस्वीरें औरंगाबाद की हैं, जहां लड़कियां अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास कर रही हैं। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने कई कुश्ती प्रतियोगिताओं में अपने नाम का डंका बजवाया है। इन बेटियों को यदि सरकार सुविधा मुहैया कराए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना परचम लहराने का मादा रखती है। हमारे यहाँ सर कुश्ती का मैट नहीं है, हम लोग यहाँ मिट्टी के अखाड़े पे प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग को जो एक पहलवान की व्यवस्था होना चाहिए वो पूरी तरह से औरंगाबाद में सर सुविधा नहीं है, पर जितने में भी है उतने में हमारे कोच हमें बहुत मदद करते हैं, उतने में हमें हमेशा आगे की तरफ प्रोत्साहित करते हैं। और रीजा की जहाँ तक बात है कि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी हमारा जिला का नाम गौरवान्वित किया है। कुश्ती के क्षेत्र में महिलाओं को इससे काफ़ी आगे प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं बिहार कुश्ती संघ के महासचिव की माने तो इन महिला पहलवानों में इतना दम है कि वो ओलंपिक में भी देश के लिए पदक दिला सकती है। फास्ट हो गए, पहले हम लोग मिट्टी पे खेलते थे, अब ये हम लोग मैट पे खेलते हैं। अभी का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल देने वाला अभी कुश्ती बन रहा। अब तक आश्वासनों की घुट्टी पीकर अपनी प्रतिभा से बिहार का नाम रोशन करने वाली इन बेटियों को यदि बेहतर सुविधा मिले तो वे जरूर देश के लिए भी मिसाल कायम कर सकती हैं। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना की। कोरोना वायरस ने चीन के अलावा अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत भी अब कोरोना की जद में आ चुका है। कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। बोध गया में देश विदेश से आने वाले हजारों पर्यटकों में इसका खौफ साफ साफ देखा जा रहा है। आलम यह है कि बोध गया में मेडिकेटेड मास्क की कीमत आसमान छू रही है। कोरोना वायरस अब दुनिया में पांव पसार चुका है। कोरोना किस कदर दुनिया को डरा रहा है, उसकी बानगी है बोध गया की ये तस्वीर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी लोग मास्क को मुफीद मानते हैं, लिहाजा बोध गया में मास्क की कीमत आसमान छू रही है। 10 रुपये में मिलने वाला साधारण मास्क 40 से 50 रुपए में बिक रहा है, जबकि 40 रुपए वाले मेडिकेटेड मास्क की कीमत 140 तक पहुंच चुकी है। यहाँ लोग भी डरे हुए हैं और चाइना से अनदर पूरा विश्व के कंट्री यहाँ आते हैं और यहाँ इतना किल्लत हो गया है, मास्क पहनने के लिए दुकान में नहीं मिल रहा है। मास्क की कमी है कि मास्क मिल नहीं रही है गया से। अब बोध गया मास्क पूरा बिक्री है, समझे ना। फोनो लगा रहा है, मास्क जरूरी है, सब ले रहा है। 40 रुपये की जगह 120 रुपया में, 80 रुपया में। चीन से निकला कोरोना वायरस अब तक 66 देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस का खतरा भारत में भी बढ़ता जा रहा है। इस वायरस ने दिल्ली और तेलंगाना में भी दस्तक दे दी है। अब तक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 88,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 3,000 के पार जा चुका है, जबकि तकरीबन 1 लाख लोग इससे संक्रमित हैं। अभी तक इस जानलेवा वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाया है।
चाइना में जो हो रहा है, जो जापान में हो रहा है, जो साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है कि आप बैट खा रहे हो, कभी चिमगादड़ के सूप पी रहे हो, आप ये अननेचुरल चीज़ें जो कर रहे हो, जो चीज़ खाने इंसान इतना अपने पेट के हवस में इतना वो हो गया है कि कुछ भी चीज़ खाता जा रहा है। अगर सावधानियां बरती जाए तो कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, लिहाजा सावधानी इस वायरस से बचने का इकलौता उपाय है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लेली की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से उसको जरूर फॉलो करें। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोजपुर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो एक बार फिर सामने आया है। बारबाला के डांस के दौरान कुछ युवक मंच पर चढ़ गए और रुपए उड़ाए। उसके बाद एक और युवक पिस्टल के साथ वहां पहुंचा। तस्वीरें आप देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिस्टल की नली में रुपए लगाकर डांसर के चेहरे से सटा दिया। इस युवक का नाम प्रिंस उर्फ बिगाड़ू है। तस्वीरें कल रात की है। उद्वंत नगर के पियनिया गांव में शादी थी, जहां मंच सजा और खुलेआम पिस्टल लहराई गई। ऑर्केस्ट्रा की तेज धुनों के बीच फायरिंग भी की गई और इसे रोकने वाले की पिस्टल के बट से पिटाई की गई है। तस्वीरें देखिए किस तरीके की हरकत यहाँ पर की जा रही है। अब जरा प्रिंस उर्फ बिगाड़ू का इतिहास भी जान लीजिए। उस पर सीआरपीएफ जवान को गोली मारने का केस दर्ज है। प्रिंस पर मध्य प्रदेश में एक युवक की हत्या का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक दोनों मामलों में वो फरार चल रहा है, लेकिन खुलेआम मंच पर पिस्टल लहराता आप उसे देख सकते हैं। भोजपुर की ये तस्वीरें। आया था कुछ फायरिंग का मतलब पार्टी उठी थी नाजुक तक, उसी में थोड़ा फायरिंग वूरिंग कर रहा था। वो घर के लोग थे, हटाए उसको तो खराब भी लगा था, तो वही रिएक्शन था उसका। बस बोला कहाँ पे था, आयोजन कहाँ था ये नहीं। इसी के साथ सुप्रभात बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।